जब हम कहते हैं माजी में इंसान ज़्यादा सादा था, ज़्यादा रूहानी था, ज़्यादा फितरत के करीब था, तो क्या हम सच कह रहे हैं या हम एक खूबसूरत गलतफहमी में जी रहे हैं? और जब हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, हम पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा बाशऊर हैं, तो क्या ये सच है? या ये भी एक और खूबसूरत गलतफहमी है? आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलना चाहता हूं जहां माजी और मुस्तकबिल दोनों अपने माने हुए यानी वेल एस्टेब्लिश्ड जो मीनिंग्स हैं वो खो देते हैं। और इस सफ़र में मैं आपको एक गांव की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा गांव जो एक पहाड़ की गोद में बसा था और जिसके बीच, जिसके दरमियान में एक चश्मा था। ये चश्मा कभी खुश्क नहीं होता था, गर्मी हो या सर्दी, कहत हो या बारिश, वो चश्मा हमेशा बहता रहता था। लोग उसे अज़ली चश्मा या इटर्नल सोर्स, इटर्नल चश्मा कहते थे। वो चश्मा जो ना कभी शुरू हुआ और ना कभी ख़त्म होगा, यानी ऐसा चश्मा जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। इस गांव की तारीख में 5 मुख्तलिफ एतवार आए या 5 मुख्तलिफ पीरियड्स या एराज आए और हर दौर में लोगों का इस चश्मे के साथ ताल्लुक बहुत मुख्तलिफ था। आज मैं आपको ये पांचों अदवार या पांचों एराज सुनाता हूं और जब ये कहानी ख़त्म हो गई तो शायद आपको मालूम होगा कि ये कहानी गांव की नहीं बल्कि खुद आपके अंदर की कहानी है। सबसे पहला दौर सबसे एंशियंट या कदीम दौर था। इस दौर में लोगों को ये भी मालूम न था कि वो चश्मे के किनारे रहते हैं, क्योंकि अभी किनारा और चश्मा अलग अलग चीज़ें ही न बनी थी। लोग और चश्मा एक ही सांस की तरह थे, कोई फर्क ही ना था। देखने वाले और देखे जाने वाली चीज में कोई फर्क नहीं था, दोनों एक थी। नाजरीन, ये सोचना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए ये तस्वर करना मुश्किल है कि कोई इंसान हो और वो खुद को दुनिया से अलग एक मैं के तौर पर, यानी एक सेल्फ के तौर पर महसूस ही ना करे। लेकिन यही वो इब्तदाई हालात थे, यही वो प्राइमोडियल वक्त था जब ना ख्वाब ना जागना, बस एक गहरी बेहद नींद जैसी मौजूदगी थी। ना वक्त का एहसास, ना जगह का,
सब कुछ एक था, सब कुछ एक यूनिटी में था, वननेस में था। ये दौर ना अच्छा था ना बुरा था, ये दौर सिर्फ था, सिर्फ होना इस दौर का मेन नुक्ता है। एक बीज की तरह, एक सीड की तरह जो मिट्टी में सोया हुआ होता है, लेकिन उस बीज के अंदर सब कुछ मौजूद है जो बाद में उसको एक दरख्त बनाएगा। फिर एक दिन, और ये दिन किसी कैलेंडर का दिन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत आहिस्ता तब्दीली का इशारा है। गांव वालों के अंदर कुछ जागा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वो चश्मे से अलग है, लेकिन फिर भी उससे गहरा रिश्ता रखते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता था। उन्होंने चश्मे के गिर्द रक्स शुरू किया। उन्होंने चश्मे को गीत गाए। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो सही प्रेयर या सही दुआ करें और सही तरीके से रक्स करें तो चश्मा उनकी सुनता है। उनकी हर बात, हत्ता कि उनकी सांस के साथ सांस लेता है। ये जादुई दौर था, ये एक मैजिकल पीरियड या मैजिकल एरा था। इस दौर में फासला कोई मानी नहीं रखता था। अगर गांव का एक आदमी दूर जंगल में बीमार पड़ जाता तो गांव वाले चश्मे के पास आकर रक्स करते। ये यकीन रखते कि वो रक्स वहां दूर जंगल में उस बीमार आदमी तक पहुंचेगा। और अजीब बात यह है कि अक्सर वाकई वो बीमार आदमी बेहतर हो जाता। इस दौर में इंसान और फितरत यानी नेचर दो अलग चीजें नहीं थीं। एक की सांस दूसरे की सांस थी। ये एक गहरी, मिस्टीरियस और वननेस वाली दुनिया थी। ना मैं यानी सेल्फ का कोई वाज़े एहसास था, ना ही तू का मीन्स सेल्फ और दुनिया दोनों अलग नहीं थी। वक्त गुजरा और गांव वालों के अंदर एक नई चीज जागी। उन्होंने सूरज को देखा तलू होते हुए, फिर गरूब होते हुए। इसी तरह उन्होंने चांद को देखा, चांद को बढ़ते हुए फिर घटते हुए। और उन्होंने पहली बार महसूस किया दुनिया में एक हार्मनी है, दुनिया में एक ताल है, एक चक्कर है। रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, मौत के बाद जिंदगी। ये तीसरा दौर था। ये मैथ्स दास्तानों का दौर था। अब लोग कहानियां बनाने लगे। उन्होंने चश्मे के बारे में एक किस्सा गढ़ा कि ये चश्मा किसी देवता के आंसू से बना था, कि सूरज इस चश्मे से
मोहब्बत करता था और हर शाम ग़ुरूब होकर इसमें छुप जाता और सुबह दोबारा इससे निकलकर जन्म लेता। अब दुनिया में दो मुखालिफ चीज़ें नज़र आने लगी, रोशनी और अंधेरा, मर्द और औरत, आसमान और ज़मीन। हर चीज़ का एक जोड़ा था और ये जोड़े एक दायरे में हमेशा घूमते रहते। वक्त यानी टाइम अभी लीनियर एलिमेंट, एक सीधी लकीर नहीं था। वक्त सर्कुलर था, एक चक्कर में था जो बार बार खुद को दोहराता था। जरा सोचिए, बहुत सी पुरानी सिविलाइजेशन के किस्से, मजहबी कहानियां, अफसाने, ये सब इसी दौर की यादगार हैं। इसलिए वो इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने गहरे लगते हैं, हालांकि हमें इनकी साइंटिफिक रियलिटीज़ या साइंटिफिक ट्रुथ कभी समझ नहीं आता, क्योंकि वो साइंस के लिए नहीं बनाए गए थे, वो तस्वीरों के लिए बनाए गए थे, वो दिल के लिए बनाए गए थे। और फिर आया वो दौर जिसमें आज हम में से अक्सर लोग रहते हैं। इस दौर में एक नौजवान गांव का एक लड़का चश्मे के पास बैठा और उसने पहली बार एक अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा, ये चश्मा कितना पानी देता है? एक दिन में, एक साल में? क्या हम इसे नाप सकते हैं? इसकी हम पैमाइश यानी मेजरमेंट कर सकते हैं? यह सवाल अपेरेंटली एक मामूली सवाल लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि पहली बार इंसान चश्मे से पीछे हटा। उसने खुद को चश्मे से अलग, एक देखने वाला, एक नापने वाला, एक सोचने वाला बना लिया। पहली बार मैं यानी सेल्फ और चश्मा दो अलग, साफ, वाज़े चीजें बन गई। ये ज़हनी दौर था, अक्ल का दौर। इस दौर में इंसान ने पहली बार नक्शे बनाए, उसने पहली बार नुक्ता नज़र, पर्सपेक्टिव दरियाफ्त किया। उसने पाइप बनाए ताकि चश्मे का पानी गांव के हर घर तक पहुंचे। उसने हिसाब लगाना शुरू किया, मंसूबा बनाया और मुस्तकबिल के लिए ज़ख़ीरा करना शुरू किया। और इस दौर ने इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को बहुत कुछ दिया। साइंस, तिब, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, ये सब इसी दौर की बदौलत मुमकिन हुआ। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दौर बुरा दौर था। ज़हनी दौर इंसानियत का एक ज़रूरी, खूबसूरत कदम था।
उसने हमें सोचने की, एनालिसिस करने की और खुद को दुनिया से अलग करके समझने की ताकत दी। लेकिन हर रोशनी का एक साया होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, गांव वाले चश्मे को नापने में, उसका हिसाब रखने में, उससे फायदा उठाने में इतने मसरूफ हो गए कि वो भूल गए कि ये चश्मा कभी उनके साथ रक्स करता था। वो भूल गए कि ये चश्मा कभी उनकी कहानियों का हिस्सा था, कभी देवता के आंसू कहलाता था। अब ये सिर्फ एक वसीला यानी सोर्स रह गया, एक शय, एक थिंग, एक एंटिटी जिसे इस्तेमाल किया जाए, मैनेज किया जाए और कंट्रोल किया जाए। और इसी जगह से एक नई बीमारी ने जन्म लिया। गांव वाले एक दूसरे से, नेचर से और खुद अपने आप से कटने लगे। हर आदमी अपने अपने हिसाब में, अपने नुक्ता नजर में बंद हो गया। लोग इकट्ठे रहते लेकिन अलग अलग महसूस करते थे। वो चश्मे के किनारे खड़े होते लेकिन उसे सुनते नहीं थे। वो सिर्फ उसे नापते थे, उसे मैयर करते थे। क्या ये कहानी आपको कुछ याद दिलाती है? आज हम भी बहुत से मानों में, बहुत से तरीकों से उसी जगह खड़े हैं। हमने दुनिया को नापना सीख लिया, हमने हिसाब लगाना लगाना सीख लिया। हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्लानिंग है। लेकिन जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने आसपास की दुनिया को अभी भी उस तरह महसूस करते हैं जैसे कोई जिंदा, सांस लेती हुई चीज हो, या वो सिर्फ डेटा, अदाद-ओ-शुमार बन गई है, वसाइल बन गई है, रिसोर्स बन गई है, प्रॉफिट और लॉस का एक अनगिनत हिसाब बन गई है? जब जहनी दौर अपनी हद से आगे बढ़ जाता है तो वो एक बीमारी बन जाता है। हर चीज को टुकड़ों में बांट कर देखना, हर रिश्ते को फायदे के तराजू में तोलना, हर लम्हे को किसी मकसद से जोड़ना, ये वही बीमारी है जिसमें आज बहुत से लोग जी रहे हैं बगैर जिए और बगैर जाने। जिस अक्ल ने, जिस एनालिसिस ने इंसान को दुनिया समझने की, उसे कंट्रोल करने की ताकत दी, वही अक्ल
जब हद से बढ़ जाए, इंसान को दुनिया से और खुद अपने आप से सबसे ज्यादा काट देती है। जितना ज्यादा हम मैयर करते हैं, हम नापते हैं, उतना ही कम हम महसूस करते हैं। जितना ज्यादा हम समझते हैं, उतना ही कम हम हैरान होते हैं। और जितना ज्यादा हम कंट्रोल करते हैं, उतना ही कम हम जिंदा महसूस करते हैं। ये अजीब बात है, लेकिन ये सच है। अब हमारे गांव की कहानी में एक नया किरदार आता है। एक मुसाफिर जो दूर दराज इलाकों से घूमता हुआ इस गांव में पहुंचा। उस मुसाफिर ने चश्मे के पास बैठकर बहुत देर तक कुछ नहीं किया। ना रक्स किया, ना दुआ मांगी, ना मैयर किया, ना हिसाब लगाया। वो बस बैठा रहा। गांव वालों ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मुसाफिर ने कहा, मैं देख रहा हूं। उन्होंने पूछा, क्या देख रहे हो? मुसाफिर ने कहा, मैं देख रहा हूं कि ये चश्मा अभी भी वही है जो अज़ल से था, जो हमेशा से था। और मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इसके साथ रक्स किया। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इसके बारे में कहानियां बनाई और तुमने इसे मैयर करना सीखा। और ये तीनों चीज़ें, रक्स, कहानी और हिसाब, सब इसी वक्त अभी इस एक लम्हे में मौजूद है। गांव वाले हैरान हुए। एक बूढ़े ने पूछा, क्या मतलब? अभी मौजूद है? वो जमाने तो गुजर चुके। मुसाफिर ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो गुजरे नहीं, वो तुम्हारे अंदर हैं। जब तुम किसी को गले लगाते हो और उस लम्हे में फासले महसूस नहीं करते, वो रक्स का ज़माना तुम्हारे अंदर जाग उठता है। जब तुम रात को तारे देखकर कोई कहानी सुनाते हो अपने बच्चों को, वो दास्तानों का ज़माना, वो मैथोलॉजी का ज़माना तुम्हारे अंदर जाग उठता है। और जब तुम सुबह उठकर हिसाब लगाते हो, कैलकुलेशन करते हो कि आज क्या करना है, वो ज़हनी ज़माना तुम्हारे अंदर जाग उठता है। ये सब तुम्हारे अंदर एक साथ मौजूद हैं। कोई भी टाइम, कोई भी ज़माना
कभी मुकम्मल तौर पर गुजरता नहीं, वो सिर्फ अपने आप को दोहराता है। तुम्हारे अंदर हर रोज। फिर मुसाफिर ने वो बात कही जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे गहरा नुक्ता है। उसने कहा, और इसीलिए जिस चश्मे की तलाश है वो कभी माजी में नहीं था, वो हमेशा यही था, अभी इसी जगह, इसी लम्हे में, इसी प्रेजेंट मोमेंट में। तुम्हारे आबा अजदाद ने, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इसे रक्स के जरिए छुआ, तुमने इसे हिसाब के जरिए छुआ, कैलकुलेशन के जरिए छुआ, लेकिन चश्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। चश्मा हर तरीके से छूने के लिए मौजूद था, इसीलिए ये एटर्नल है। ये कभी शुरू नहीं हुआ और कभी ख़त्म भी नहीं होगा। ये हमेशा है, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा हाजिर है। एक नौजवान ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दोबारा रक्स करना चाहिए जैसे हमारे आबा अजदाद, हमारे एंसेस्टर्स करते थे? क्या हमें पुरानी कहानियां सुननी चाहिए और हिसाब को, कैलकुलेशन को छोड़ देना चाहिए? मुसाफिर ने सर हिलाया और कहा, नहीं, पीछे जाना मुमकिन नहीं और जरूरी भी नहीं। तुम अपने आबा अजदाद, अपने फोर फादर्स की तरह फितरत में गुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अब मैं का यानी सेल्फ का एहसास रखते हो और ये एहसास वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक और रास्ता है। लोगों ने पूछा, क्या रास्ता? मुसाफिर ने कहा, क्लैरिटी, शफाफियत, एक ऐसी नजर जो हिसाब भी रखे और दिल भी खुला रखे, जो दुनिया को मैयर भी करे और उसके सामने हैरान भी हो, जो कहानी भी सुने और ये भी जाने कि ये सिर्फ एक कहानी है, जो रक्स भी करे और ये भी जाने कि वो रक्स कौन कर रहा है। ये कोई नया ज़माना नहीं है जो पुराने ज़मानों की जगह लेगा। ये एक ऐसी रोशनी है, ऐसी लाइट है जिसमें तमाम ज़माने एक साथ शफाफ होकर, ट्रांसपेरेंट होकर एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। कोई एक दूसरे को मिटाता नहीं, हर एक अपनी जगह पर रहता है और फिर भी सब एक रोशनी में चमकते हैं। मेरे दोस्तों, यही वो नुक्ता है जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि तरक्की का मतलब है पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना। हम सोचते हैं
कि साइंस आ गई तो कहानियों की ज़रूरत नहीं रही, अकल आ गई तो दिल की ज़रूरत नहीं रही, मेजरमेंट, हिसाब, कैलकुलेशन आ गए तो रक्स की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन शायद असल बेदारी, असल अवेकनिंग, असल इनलाइटनमेंट, असल इंसान होना उसमें है कि हम एक साथ शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट वे में, क्लैरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ उन सब को अपने अंदर जिंदा रखें। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत में वही यूनिटी होना चाहिए जो कभी सबसे कदीम दौर में, प्राइमोडियल एज में थी, जहां मैं और तू, सेल्फ और दुनिया का फासला मिट गया था। जब आप जिंदगी की मीनिंग्स, जिंदगी के मानी तलाश करते हैं तो आपको वही सलाहियत, वही कैपेबिलिटी चाहिए जो मैजिकल दौर में थी। ये यकीन कि आपका दिल दूर बैठे किसी और दिल तक पहुंच सकता है। जब आप अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं तो आपको वही सलाहियत चाहिए जो दास्तानवी दौर में, यानी मैथिकल एरा में मौजूद थी। अपनी जिंदगी को एक कहानी के तौर पर देखना जिसमें मानी है, ये एक सीमित है, ये एक पाथ है। और जब आप दुनिया में काम करते हैं, फैसले करते हैं, मंसूबे बनाते हैं तो आपको वही सलाहियत चाहिए, वही स्ट्रेंथ, वही कैपेबिलिटी चाहिए जो जहनी दौर यानी मेंटल एज में वाज़े तौर पर सोच, एनालिसिस और मंसूबाबंदी की ताकत फराहम करती थी। ये सब आपके अंदर अभी भी इसी वक्त मौजूद है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इन सब को बैक वक्त शफाफ तरीके से, क्लैरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सिर्फ एक ज़माने में फंस गए हैं, सिर्फ कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में, सिर्फ अकल में, और बाकी सब को भूल चुके हैं।